हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ABN नॉलेज। और हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़े थे, मैं होप करती हूँ कि आपको वो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वो अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे का टॉपिक जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में। और आज हम जानेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, कि बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग के बेस पर हम कितने टाइप में केमिकल रिएक्शन को डिवाइड करते हैं। केमिकल रिएक्शन को आप रेट की तरह से डिवाइड कर सकते हो कि कौन सी रिएक्शन स्लो है, कौन सी फास्ट है, तो हम उसे बोलते हैं स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग के बेस पर हम रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 4 पार्ट कौन से हैं, तो वो 4 पार्ट के बारे में देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? एडिशन और कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना। जब 2 छोटे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स आपस में ऐड होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A प्लस B से मिलकर बन रहा है AB। ये देखिए, A और B कंबाइन हुए, कंबाइन होकर उन्होंने बनाया AB, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लिया AB का। तो इसे हमने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा, या तो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो मिलकर एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम उसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब जो 2 जुड़ गए और एक बना लिया उन्होंने। इसके बाद आता है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन का मतलब कॉम्बिनेशन का उल्टा। डिसोसिएशन का मतलब टूटना, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना। तो यहाँ डिसोसिएशन में क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है AB, वो ब्रेक होकर A और B में टूट गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 अलग मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे और डिसोसिएशन रिएक्शन में वो टूट गए, AB से A और B बन गया। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जब किसी एक मॉलिक्यूल के कोई एटम किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाए, उसकी प्लेस पे आ जाए और वो जो दूसरा एटम है अलग हट जाए। तो देखो AB के अंदर जो B है वो A से अटैच है, तो यहाँ पर इस B को ये C रिप्लेस कर देगा और ये इसकी प्लेस पे आ जाएगा। अब AC हो गया और B आपका अलग हो गया, तो इसे हमने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई मॉलिक्यूल का एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल या एटम से रिप्लेस हो जाए तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पे। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जब दोनों मॉलिक्यूल्स के कोई भी एटम आपस में रिप्लेस हो जाए। यहाँ B भी रिप्लेस हो रहा है, यहाँ का D भी रिप्लेस हो रहा है। अब A के साथ C आ रहा है और B के साथ D आ रहा है। ये दोनों एटम या दोनों मॉलिक्यूल के जो एटम हैं आपस में रिप्लेस हो गए। A ने D की प्लेस ले ली और B ने C की प्लेस ले ली, आपस में इंटरचेंज हो गए। जब दोनों मॉलिक्यूल्स में होगा ऐसा तो डबल डिस्प्लेसमेंट, जब केवल एक के साथ रिप्लेस होगा तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 4 टाइप की आपकी मेजर रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शंस: कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे इनके एग्जांपल्स। तो पहली रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है 2 एटम आपस में ऐड होकर सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल या एटम आपस में कॉम्बिनेशन कर एक सिंगल एटम के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। A प्लस B ने AB फॉर्म कर लिया। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो किससे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन के ऐड होने से। इसके अलावा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड होकर बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा
एथीन जब रिएक्ट करेगा H2 से इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH3 में, एल्केन में, एथेन में। तो ये भी आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ने आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया, एक सिंगल मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो हम उसे कहते हैं डिसोसिएशन, ब्रेक होना, टूट जाना। एक सिंगल मॉलिक्यूल था, ये मार्कर है, इस मार्कर के टुकड़े कर दूं, ये दो मार्कर में कन्वर्ट हो गया, दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। तो वैसा ही यहाँ पर हुआ है, ए भी एक सिंगल मॉलिक्यूल था, ये कन्वर्ट हो गया A प्लस B में। अब डिसोसिएशन रिएक्शन आपका 3 टाइप का होता है। वो 3 टाइप है आपके, पहला है फोटोलिटिक डिसोसिएशन, दूसरा है थर्मल डिसोसिएशन, और आपका तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। क्या डिफरेंस है तीनों में? फोटोलिटिक डिसोसिएशन का मतलब है मैं किसी कंपाउंड को लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रही हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब कोई मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है दो छोटे मॉलिक्यूल में, तब हम उसे कहते हैं फोटोलिटिक डिसोसिएशन, पहला। सेकंड है थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल का मतलब किसी चीज को आप हीट कर रहे हो, थर्मल एनर्जी दे रहे हो। थर्मल एनर्जी का मतलब है आप उसको गर्म कर रहे हो और वो हीट हो रहा है। तो जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं और गर्म करने पर अगर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं थर्मल डिसोसिएशन। और लास्ट है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। जब हम किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने पर वो अपने छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। तो फोटोलिटिक डिसोसिएशन वो जिसमें लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाते हैं मॉलिक्यूल, अगर हीट की प्रेजेंस में ब्रेक होंगे तो थर्मल डिसोसिएशन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से डिसोसिएट होंगे तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। तो ये टाइप है डिसोसिएशन रिएक्शन के। अब इन तीनों के एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है फोटोलिटिक का। फोटोलिटिक डिसोसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होना। तो इसका एग्जांपल है HBr। जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये जो HBr है ये H2 और Br2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल H2 और Br2 के अलग अलग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। इसे हमने कहा फोटोलिटिक डिसोसिएशन। सेकंड है आपका फोटोलिटिक डिसोसिएशन के बाद थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन का मतलब है आप हीट दे रहे हो किसी को और वो हीट देने से टुकड़ों में टूट रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है हीटिंग करने पर। जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करती हूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। ये आपका एग्जाम्पल है थर्मल डिसोसिएशन का। थर्ड आपका पॉइंट है इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन के अंदर मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, या तो मेल्टिंग स्टेट में या डिसॉल्विंग स्टेट में। डिसॉल्विंग स्टेट और मेल्टिंग स्टेट से क्या मतलब है? कोई कंपाउंड है पिघला हुआ, उस पिघली हुई अवस्था के अंदर मैं उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करा रही हूँ तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। डिसॉल्विंग स्टेट का मतलब है मैंने पानी में घोलकर किसी का सोल्यूशन बना लिया। जैसे NaCl का सोल्यूशन है, मैंने उस NaCl को पानी में घोला, अब मैं उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करा रही हूँ तो Na के आयन अलग हो जाएंगे और Cl के अलग हो जाएंगे और वो आपस में ब्रेक हो जाएंगे और इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। एग्जाम्पल के लिए देखो, NaCl इलेक्ट्रिक करंट
पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो ये बन जाएगा 2Na प्लस Cl2 गैस, और ये आपका है सॉलिड और ये आपका है एक्वस, क्योंकि NaCl वाटर के साथ सोल्यूशन की फॉर्म में है। तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक। ये है आपका इलेक्ट्रोलिक डिसोसिएशन का एग्जाम्पल, ये है आपका थर्मल डिसोसिएशन और ये है आपका फोटोलिटिक डिसोसिएशन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी थर्ड रिएक्शन, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मॉलिक्यूल का कोई एटम या फिर कोई मॉलिक्यूलर पार्ट दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ A B से अटैच था, B जो है वो C से रिप्लेस हो गया, C ने B की प्लेस ले ली, तो इसे हमने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट की, जब हम जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर जो है वो जिंक मेटल से रिप्लेस हो गया, कॉपर की जगह पे क्या आ गया, जिंक आ गया और कॉपर अलग हो गया। तो ये एग्जाम्पल है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको एक चीज़ नोट करने की है कि सभी एलिमेंट या एटम या मॉलिक्यूल हर दूसरे एलिमेंट या एटम या मॉलिक्यूल को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये रिप्लेस करते हैं रिएक्टिविटी के बेस पर। रिएक्टिविटी क्या होती है समझिए। रिएक्टिविटी का मतलब होता है रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी। मैं रिएक्टिव कब होंगी, जब मैं अनस्टेबल होंगी। जब अनस्टेबल कोई चीज़ होती है तो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर पाती है। जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी वही कम रिएक्टिव चीज़ को रिप्लेस कर पाएगी। जैसे कि मान लो ये जो B मॉलिक्यूल है ये इस C से रिप्लेस होगा, तो ये C इसकी प्लेस पर जब भी आएगा जब इसकी ताकत ज़्यादा होगी इसकी कंपैरिजन में, जब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इसकी कंपैरिजन में, तभी ये इसको हटाएगा और इसकी जगह पे आएगा। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्ट करेगा, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा और ZnSO4 बना लेगा और Cu अलग हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि कोई भी एलिमेंट या ग्रुप अगर किसी दूसरे एलिमेंट या ग्रुप को रिप्लेस करता है तो रिप्लेस करने के लिए उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। रिएक्टिविटी क्या होती है कि मेरे में ज़्यादा एनर्जी है किसी और की कंपैरिजन में। अगर मेरे में ज़्यादा एनर्जी होगी तभी मैं उसको खींच पाऊंगी। अगर मेरे में कम एनर्जी है तो मैं दूसरे मॉलिक्यूल को वहाँ से नहीं हटा सकती। तो अगर मेरे में एनर्जी ज़्यादा होगी तभी मैं किसी को उठा के उसकी सीट पर बैठ जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो C है ये B को अपनी सीट से उठा रहा है और खुद उसकी सीट पे बैठ रहा है। तो ये कब बैठ पाएगा, जब C की एनर्जी ज़्यादा होगी। C की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बच्चों स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी और एनर्जी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। कैसे कोरिलेट करते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ इस टॉपिक से अलग मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। रिएक्टिविटी का मतलब है रिएक्ट करना, स्टेबिलिटी का मतलब है स्थिर बैठना। और जो चीज़ रिएक्टिव होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और जो चीज़ स्थिर होती है उसकी एनर्जी कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हमको फीवर होता है तब हम बेड पर रहते हैं, आराम करते हैं, तो हम स्टेबल रहते हैं। जब हमें फीवर होता है तो हमारे अंदर काम करने के लिए एनर्जी नहीं होती, मतलब हमारी एनर्जी कम होती है। लेकिन जब हमारी तबीयत ठीक होती है तब हम सारे काम कर लेते हैं, खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, स्कूल भी जाते हैं, तब हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, तब हम रिएक्टिव होते हैं, काम करते रहते हैं। तो यही रिलेशन है रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का। रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी का उल्टा होती है। जो चीज़ रिएक्टिव होती है वो स्टेबल नहीं होती, मतलब वो स्टेबल होना चाहती है, स्टेबल नहीं है। और रिएक्टिव चीज़ों की एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर ये C जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ये रिएक्टिव है और रिएक्टिव होगा, इसकी कंपैरिजन में अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो B को हटा के उसकी प्लेस पे आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। अब ये हम कैसे पता करेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट और जिंक के एग्जाम्पल में जो जिंक है वो कॉपर की कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। जब ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे आ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। जैसे कि अगर मैं इसका अपोजिट एग्जाम्पल ले लूँ और अपोजिट एग्जाम्पल में मैं लूँ ZnSO4 प्लस Cu
तो यहाँ पर जो कॉपर है वो जिंक की कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपका जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर इस जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता और ये रिएक्शन नहीं होगी। वही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर पाएगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा इसकी कंपैरिजन में। ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आप देख सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपको टेबल दी हुई है और हाइड्रोजन जो है वो लगभग मिड में आता है। हाइड्रोजन से जो ऊपर के एलिमेंट्स है वो ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे के एलिमेंट्स है वो कम रिएक्टिव। तो जो आपका ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वालों को रिप्लेस कर सकता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, कैन वी पुट CuSO4 सॉल्यूशन इन जिंक कंटेनर? क्या मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक कंटेनर में रख सकती हूँ क्या? तो मेरा आंसर आएगा नो, क्योंकि कॉपर सल्फेट जब जिंक कंटेनर में रखा जाएगा तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और जो सॉल्यूशन है उसका डिस्टॉर्शन हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट की जगह जो कुछ मॉलिक्यूल हैं कॉपर सल्फेट के वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो हमारा आंसर होगा नो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक कंटेनर में नहीं रख सकते। तो आंसर इज नो। रीजन आप बता सकते हो, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, सो इट रिप्लेस Cu फ्रॉम CuSO4। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, दो मॉलिक्यूल्स के अंदर रिप्लेसमेंट होगा। AB और CD है तो ये B जो है वो D की प्लेस पे आ जाएगा, D जो है वो B की प्लेस पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा AD प्लस BC। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो B था वो इधर चला गया और जो D था वो इधर आ गया, B इधर D इधर। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स और एटम में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दो मॉलिक्यूल और एटम ने अपनी जगह चेंज की है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्टिविटी वैसे ही देखनी है जो अभी मैंने इससे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बताई, रिएक्टिविटी सीरीज से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही कम रिएक्टिव चीज को डिस्प्लेस कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, AgNO3 की रिएक्शन हम कराएंगे KCl से, AgNO3 प्लस KCl, तो ये जो K है ये Ag से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसे रिप्लेस कर लेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा और बन जाएगा KNO3, और जो Ag है तो Cl के साथ चला जाएगा और बन जाएगा AgCl। दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर लिए, K की जगह पे Ag आ गया और Ag की जगह पे K आ गया, आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया और आपके पास फॉर्म हो गया KNO3 एंड AgCl। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम, CuSO4 प्लस NaOH। जब CuSO4 की NaOH से रिएक्शन होगी तब यहाँ पर बनेगा CuOH का ट्वाइस प्लस Na2SO4। अब यहाँ पर सवाल बनता है ये कि CuSO4 और NaOH की जब रिएक्शन हुई तो OH की जगह पर SO4 आ गया और Cu के साथ SO4 की जगह पर OH आ गया और SO4 यहाँ चला गया Na के साथ, तो ये सोडियम सल्फेट बन गया और कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। लेकिन मैंने यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड के आगे ट्वाइस लगाया है और सल्फेट में यहाँ पर सोडियम के आगे 2 लगाया है, क्योंकि जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं या आयन फॉर्म होते हैं वो अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग होते हैं। अब वैलेंसीज कैसे देखते हैं हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। कुछ दिनों में ही मैं अपना वैलेंसी वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, तो आप वो जरूर देखें। इसके लिए एक बार ब्रीफ में मैं समझा देती हूँ, जैसे कि सिल्वर की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1, नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है वो -1, तो ये आपस में क्रॉस होते हैं और 1 को लिखना जरूरी नहीं, तो फॉर्मूला बनता है AgNO3। कॉपर सल्फेट का समझाती हूँ। कॉपर में कॉपर की वैलेंसी होती है +2 और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। 2 से 2 हो जाता है कैंसिल, रेशो निकालते हैं हम, तो ये रेशो आ गया 1:1, तो इसका फॉर्मूला आया आपके पास CuSO4। लेकिन जब Na के साथ सल्फेट जुड़ता है
तो सल्फेट की होती है -2 और Na की होती है +1। तो जब हम इसे क्रॉस करते हैं तो यहाँ आता है Na2SO4, क्योंकि ये इनका सिंपल रेशो 1:2 होता है, हम इसे आगे और नहीं काट सकते। तो फॉर्मूला बनता है Na2SO4, इसलिए हमने यहाँ पर Na2SO4 लिया है और यहाँ पर CuOH का ट्वाइस, क्योंकि कॉपर की +2 और OH की -1, तो क्रॉस होगा तो ये जो 2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैलेंसी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। होप करती हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी रिएक्शन में या किसी वैलेंसी में आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।